जय हिंद साथियों। मैं मुकेश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन क्या है, यानी कि ये पाचन क्रिया कैसे होती है और इसके कुछ मुख्य अंग जो होते हैं उनका काम क्या होता है। जैसा कि आज फोटो तो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन प्रयास रहेगा कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है पाचन क्या है, और यहाँ पर हेडिंग दी गई है मानव पाचन तंत्र के मुख्य अंग, जो कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला है मुख गुहा और ग्रास नली, इसको क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी, और इसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस। तीसरा क्या है, स्टमक, इसको बोलते हैं अमाशय, जो कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिया गया है। ये क्या है हमारा स्टमक, जिसको क्या बोलते हैं, अमाशय। और तीसरा नहीं, चौथा क्या है, छोटी आंत, जिसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका भी कार्य हम समझेंगे। और फिर है रेक्टम एंड एनस। आखिर इन सब का कार्य कैसे होता है, तो इसको हम अभी इस वीडियो में समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, तो ये लोग आप लोग देख भी सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लीवर को भी दिखाया गया है, ये लीवर है। और ये हमारा स्टमक हो गया, ये माउथ है। आखिर जो माउथ कैविटी होती है इसमें, यानी कि मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, तो इसको भी समझेंगे। जैसा कि पहली हेडिंग क्या दी गई, मानव पाचन तंत्र, आखिर ये है क्या। तो मनुष्य का पाचन तंत्र एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रणाली है। भोजन को तोड़कर शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। यानी कि मानव पाचन तंत्र में कार्य क्या होता है, तो यह एक जटिल प्रणाली है जिसके अंतर्गत कार्य क्या होता है, तो भोजन को तोड़ करके शरीर के लिए पोषक तत्वों के रूप में परिवर्तित करना, यानी कि जटिल पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और फिर उनको पोषक तत्वों के रूप में परिवर्तित करना, ताकि अवशोषित कर सकें हम। यह एक लंबी नलीनुमा संरचना है, किसकी बात कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि आहार नाल होती है, ये दी गई है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि यहाँ से यहाँ तक। तो इसका काम क्या होता है, जो मुंह से शुरू होकर एनस पर समाप्त होती है, कहाँ पर, जो कि ये क्या है, एनस, और ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि मुख से शुरू होकर के और समाप्त कहाँ होती है, एनस पर। और इसमें कई सहायक ग्रंथियां, यानी कि कौन कौन सी होती हैं, यकृत, अग्न्याशय आदि, यानी कि बहुत सी इसमें ग्रंथियां भी पाई जाती है। कहाँ पर, एक लंबी नली नुमा जो संरचना होती है जिसका नाम क्या होता है, आहार नाल। अब इसे इसको समझ लेते हैं कि मुख गुहा, यानी कि मानव पाचन तंत्र के जो मुख्य अंग है, पहला क्या है, मुख गुहा, माउथ कैविटी। तो इसकी क्रिया कैसे होती है, पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुंह से। यह दो प्रकार का पाचन होता है, यानी कि यहाँ पाचन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। अब यांत्रिक पाचन कैसे होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। हमारे दांत भोजन को चबाकर और पीस करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर काम क्या होता है, यांत्रिक पाचन आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई यंत्र है, और यंत्र क्या है, जैसे हमारे दांत हैं, तो दांत का काम क्या होता है, भोजन को चबा करके और पीस करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जिससे उसका सतह क्या हो जाता है, सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। फिर रासायनिक पाचन, तो रासायनिक पाचन कैसे होगा, तो उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि मुंह में स्थित लार ग्रंथियां, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स, लार का स्राव करती हैं। यानी कि रासायनिक पाचन में क्या होता है, इसमें कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, लार का स्राव करती हैं। इस लार में स्लाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, यानी कि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, सिलाइवरी एमाइलेज, जो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और जैसी सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। यानी कि जो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज जैसी सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से स्टार्च। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले भोजन में क्या पाचन होता है, भोजन का पाचन कैसे होता है, या भोजन को हम भोजन में से क्या डाइजेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, स्टार्च को मुख्य रूप से हम अवशोषित करते हैं। फिर एक ग्रास नली में कैसे होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस। मुंह में चबाया गया भोजन ग्रास नली के माध्यम से पेट तक पहुंचता है। यानी कि ग्रास नली का काम क्या होता है, मुंह में चबाया गया भोजन ग्रास नली के माध्यम से
पेट तक पहुंच जाता है। अगर इसके साइज की बात करें या कितने सेंटीमीटर की होती है तो 25 सेंटीमीटर लंबी नली है ये। कितने सेंटीमीटर की? 25 सेंटीमीटर की। इसका कार्य क्या होता है? ग्रास नली का मुख्य कार्य केवल भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। यानी कि ग्रास नली का काम क्या होता है? तो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इसीलिए यहाँ पर यह भी लिखा गया, यहाँ कोई पाचन नहीं होता है। यानी कि यहाँ ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें एक प्रकार का एक मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रास नली में एक मूवमेंट पाया जाता है या उसमें कौन सी क्रिया होती है, तो बताएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन को पहुंचाना। और इसमें एक मूवमेंट होता है, इसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं। ये डायग्राम बनाया गया है, जो कि यहाँ पर फूड बोलस के फॉर्म में बन गया, जिसको लुगदी के फॉर्म में बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि कहाँ पहुंचेगा? जो कि अभी हमने समझा था कि ग्रास नली के माध्यम से पेट तक पहुंचता है। यही यहाँ पर बताया गया है, जो कि यहाँ स्टमक से यानी कि पेट से जुड़ी हुई है। अब इसको भी देखो ढंग से समझाया गया, पेरिस्टालसिस अच्छे से अगर समझें तो ग्रास नली की मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन और शिथिलीकरण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रमांकुचन। क्या बोलते हैं? क्रमांकुचन बोलते हैं। जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो अभी बता रहे थे, जिसे कहते क्या है? क्रमांकुचन कहते हैं। यह गति भोजन को गुरुत्वाकर्षण की परवाह किए बिना आमाशय तक धकेलती है। यानी कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है या गति जो होती है, तो इसका काम क्या होता है? भोजन को गुरुत्वाकर्षण की परवाह किए बिना आमाशय तक धकेलती है, यानी कि आमाशय तक पहुंचाती है। फिर है अमाशय। अब अमाशय का काम क्या होता है? ये डायग्राम दिया गया है। इंटरनल स्ट्रक्चर किसका है? स्टमक का। अमाशय एक पेशी और जे प्रकार का थैलीनुमा अंग है। यानी कि अगर स्टमक का आकार पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? यह जे शेप्ड का होता है। भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक रहता है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में कितनी देर तक ज्यादा मौजूद रहता है, तो क्या बताएंगे? 3 से 4 घंटे तक रहता है। कहाँ पर? पेट में, स्टमक में। फिर पाचक रस। कुछ इसमें पाचक रस पाए जाते हैं, तभी तो भोजन को डाइजेस्ट करवाएंगे। अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो जठर रस का स्राव करती हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि गैस्ट्रिक जूस का स्राव कौन करता है, तो किसे बताएंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बताएंगे। फिर जठर रस के घटक। तो जठर रस के घटक कौन कौन से होते हैं? तो पहला क्या दिया गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला क्या होता है? HCl। यह भोजन को अम्लीय बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए भोजन को अम्लीय कौन बनाता है, तो किसे बताएंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, जिससे भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यानी कि भोजन में कुछ हानिकारक जीवाणु भी जो आते हैं, उनको नष्ट कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और पेप्सिन एंजाइम सक्रिय हो जाता है। यानी कि इसमें एक पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो सक्रिय हो जाता है। फिर जैसे पेप्सिन क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। यह एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। यानी कि प्रोटीन का पाचन कौन शुरू करता है? तो पेप्सिन को बताएंगे हम। और उन्हें छोटे अणुओं में तोड़ता है। छोटे अणु बोले तो पेप्टोन में तोड़ता है। कौन? पेप्सिन। फिर है रेनिन। तो रेनिन क्या है? यह एंजाइम मुख्य रूप से शिशुओं में पाया जाता है। यानी कि रेनिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो शिशुओं में पाया जाता है। और दूध में मौजूद प्रोटीन कौन सी होती है? केसीन। दूध में मौजूद प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। यानी कि दूध में जो प्रोटीन मौजूद होती है जिसका नाम केसीन होता है, इसको पचाने में कौन हेल्प करता है? तो रेनिन हेल्प करता है। फिर है श्लेष्मा। श्लेष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस। आखिर यह क्या है? तो यह एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। यानी कि सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव परत कौन बनाता है? तो श्लेष्मा बनाता है, जो अमाशय की आंतरिक दीवार को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। यानी कि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई हानिकारक प्रभाव होने वाला होता है, तो उससे हमें सहायता सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो हम किसे बताएंगे? श्लेष्मा को बताएंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है यह एक सुरक्षात्मक परत है या प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। आखिर ये क्या है? तो ये डायग्राम भी दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाचन तंत्र में सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है, तो हम किसे बताएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन को, जहां पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है।
अगर आपसे पूछा जाए कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा पानी का या वाटर का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहाँ पर होता है तो हम यही स्मॉल इंटेस्टाइन में बताते हैं। और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ तीन पाचक रस आकर मिलते हैं जो कि कौन कौन से? बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। कौन कौन से रस? बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। ऐसे बाइल जूस का कार्य क्या होता है? तो पित्त रस वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। वसा बोले तो फैट, जो फैट होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है? तो बाइल जूस तोड़ता है, जिससे उनका पाचन आसान हो जाता है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस। अब जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसका कार्य क्या होता है? तो इस रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। क्या लिखा गया है? इस रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। फिर है आंत रस, जिसे क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन का मतलब ही आंत होता है और जूस का मतलब रस होता है, वही यहाँ पर लिखा गया इंटेस्टाइनल जूस। छोटी आंत की दीवारें स्वयं भी पाचक एंजाइम स्रावित करती हैं, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं वह भी एक प्रकार का एंजाइम स्रावित करती हैं, जो पाचन प्रक्रिया को क्या करती हैं? अंतिम रूप देते हैं। क्या करते हैं? अंतिम रूप देते हैं। अब छोटी आंत के कुछ भाग होते हैं वो भी समझ लेते हैं। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छोटी आंत का साइज कितना होता है तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है और यह तीन भागों में बटी होती है। इसके तीन भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये भी समझ लेते हैं, डेडुनम और जेजुनम और इलियम। इसको याद कैसे करेंगे? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे बारात में क्या बोलते हैं? डीजे आई। डी फॉर डेडुनम और जे फॉर जेजुनम, ई और आई फॉर इलियम। क्या बोलते हैं? डीजे आई। डीजे आई, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम का कार्य क्या होता है? जिसे ग्रहणी बोलते हैं हिंदी में। तो यह छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है तो ड्यूडेनम को बताएंगे, जो अमाशय से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि अमाशय से कौन सा भाग जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो ड्यूडेनम जुड़ा होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? तो इस भाग में यकृत से आने वाला पित्त रस और अग्न्याशय से आने वाला अग्न्याशयी रस भोजन में मिलता है। यानी कि इसमें दो रस आते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आता है और लीवर से यानी कि यकृत से पित्त रस आता है, जो कि ये कहाँ आकर मिलते हैं? तो भोजन में मिलते हैं, जिससे पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कब? जब ये दोनों रस आपस में मिल जाते हैं। कहाँ पर? भोजन से। फिर है जेजुनम, जो कि इसका दूसरा भाग है। यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। यह अत्यधिक कुंडलित, जो कि क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। क्या बोलते हैं इसको? कुंडलित फॉर्म में होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण इसी भाग में होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा पाचन, जल का सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ पर होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण कहाँ पर होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले भाग में। कौन से? जेजुनम वाले भाग में। फिर तीसरा कौन सा? इलियम। तो यह छोटी आंत का सबसे लंबा और अंतिम भाग है। छोटी आंत का सबसे लंबा और अंतिम भाग कौन सा है? इलियम, जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। कौन सी? लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? तो यह भाग भोजन में बचे हुए पोषक तत्वों, जो कि विशेष रूप से विटामिन B12 और पित्त लवण से बाइल साल्ट्स को अवशोषित करता है। यानी कि इलियम का कार्य क्या होता है? तो विशेष रूप से विटामिन जो B12 होती है और बाइल साल्ट्स को अवशोषित करता है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ पर होता है तो आप क्या बताएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे भाग, जो कि जिसका नाम क्या होता है? इलियम में होता है। फिर अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। तो यह क्या है? तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर विलाई नामक उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं। कैसी? विलाई नामक संरचनाएं होती हैं। ये पचे हुए भोजन जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को अवशोषित करके रक्त प्रवाह में मिला देती हैं। कौन? विलाई नामक संरचनाएं जो होती हैं उनका काम क्या होता है? तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को अवशोषित करके रक्त प्रवाह में मिला देती हैं। कौन? विलाई नामक संरचना जो पाई जाती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। फिर है बड़ी आंत, जिसे क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। इसका डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होता है डायग्राम, अगर आप याद रखेंगे। इसको भी समझ लेते हैं। छोटी आंत के बाद अपचित भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यानी कि
छोटी आंत में भोजन, सारा भोजन तो डाइजेस्ट हो नहीं जाता है, तो जो कुछ अपचित भोजन होता है वो कहा जाता है बड़ी आंत में प्रवेश करता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्ज इंटेस्टाइन में पाचन होता है या नहीं होता है, तो आप क्या बताएंगे? इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य आखिर होता क्या है? तो अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों का अवशोषण करना। जो अपचित भोजन होता है यानी कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है, उससे क्या करना? पानी और कुछ लवणों का अवशोषण करना। इसका काम होता है ये बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का। और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ अर्ध ठोस मल के रूप में बनता है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि ये क्या है? फेसेस फेसेस फॉर्मेशन एंड स्टोरेज। ये क्या दिया गया है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल बनाया गया है, इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये क्या है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल। फिर है मलाशय और गुदा। और रेक्टम एंड एनस क्या है? तो इसका भी कार्य समझ लेते हैं। मलाशय, यह अपशिष्ट पदार्थ कुछ समय के लिए जमा होता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो होता है कहाँ पर कुछ समय के लिए जमा होता है या स्टोर होता है, तो क्या बताएंगे? मलाशय में। फिर है गुदा, जिसे क्या बोलते हैं? एनस। तो यह पाचन तंत्र का अंतिम सिरा है, जिसके माध्यम से मल को समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको पाचन तंत्र के किस भाग से हम बाहर त्यागते हैं या उसका त्याग करते हैं, तो क्या बताएंगे? एनस। उसका नाम क्या होता है? एनस, जिसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गुदा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।